नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब। मैं मनोज कुमार प्रभाकर अपने इस YouTube चैनल गुरु मैटिवानी पे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आभार व्यक्त करता हूं। मित्रों, आज का वीडियो हमारा प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन के तहत फीवर पर है। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि मैं आज आपसे फीवर पे बताऊंगा। मित्रों, फीवर अपने आप में कोई रोग नहीं है, यह बहुत से कठिन रोगों के उपस्थित होने का कभी कभी यह संकेत भी देती है। मित्रों, फीवर हमारे शरीर को मेंटेन करने के लिए ऐसे आती है सामान्य तौर पर। जैसे अगर किसी को डायरिया है, फीवर तो है नहीं, लेकिन डायरिया में जब नर्वस सिनेप्टिक ट्रांसमिशन के तहत जब इलेक्ट्रोलाइट का बहुत ज़्यादा ह्रास होने लगता है तो हमारे बॉडी का टेम्परेचर फॉल करने लगता है। उस परिस्थिति में जब फीवर अचानक से बाय गॉड ग्रेस हो जाए या किसी औषधि के प्रभाव से, जो एंटी डायरिक औषधि हो, जो बॉडी के टेम्परेचर को उसके साथ साथ मेंटेन कर दे, तो उस स्थिति में जो है सो फीवर का आना बहुत ही शुभ संकेत होता है और उस समय में रोगी को बचाने का संपूर्ण उस विश्वास हो जाता है। ठीक उसी तरह ब्रेन हेमरेज में जब बॉडी का टेम्परेचर फॉल करने लगता है, हाइपर टेंशन होता है और बॉडी वो ब्रेन हेमरेज की स्थिति बनने लगती है, और उस समय बॉडी का टेम्परेचर जब फॉल करता है, सामान्य तौर पर जाड़े के दिनों में जब कोल्ड स्ट्रोक का मामला होता है, उस समय में, क्योंकि उस समय होता क्या है कि हमारे वायुमंडल में सल्फर मोनोऑक्साइड जो है सो हमारे बॉडी में श्वसन क्रिया से इनहेल करके और ब्लड के साथ रिएक्ट कर करके ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को पूरा ब्लॉक कर देता है। नतीजा जो इंटरनल जो प्रेशर पड़ता है उससे ब्लड प्रेशर हाई होने लगता है और वह ऊपर की ओर भाग रहे, जिसके कारण ब्रेन हेमरेज की भी संभावनाएं बढ़ जाती है। उस कंडीशन में किसी को सारी सिम्टम्स के एराइज होने के पहले वोमिटिंग भी हो जाती है। उस कंडीशन में जब आप हॉस्पिटल में ले जाते हैं, पता चलता है कि पेशेंट का ब्लड प्रेशर हाई है, ब्रेन हेमरेज की स्थिति है। उस समय अगर बॉडी में टेम्परेचर अगर फॉल कर रहा है, ये भी बहुत ही कठिन का समय होता है। उस समय अगर बॉडी का टेम्परेचर हाई हो जाए, आपको सारी बात छोड़ के फीवर लाने के लिए सोचना पड़ता है। तो अगर बॉडी का टेम्परेचर अगर हाई होता है तो शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। कुछ ऐसी भी अवस्थाएं हमारे शरीर में, तो भयानक विकृतियाँ हो गई, लेकिन इसके अलावा BCG, DPT, इसका जब वैक्सीन जब बच्चों में दिया जाता है, उसमें बॉडी का टेम्परेचर कुछ दिन के लिए, 1-2 दिन के लिए बुखार आ जाता है, फीवर आ जाता है। ये सामान्य सी बात है। इसके अलावा जब आप किसी भी नई चीज़ से रिड्यूस होते हैं, जिसमें समटाइम्स एक अननोन प्रोटीन आपके बॉडी में जब इंट्रोड्यूस होता है, जैसे फर्स्ट कपल मीटिंग जब होती है, उसमें भी जो है सो फर्स्ट टाइम जब कपल मीट होती है, उस टाइम में भी जो है सो बॉडी का टेम्परेचर कुछ लड़कियों में राइज कर जाता है। उसी तरह से आपका जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल जब स्टार्ट होता है, फर्स्ट टाइम जब होता है, या किसी को हर बार मेंस्ट्रुएशन साइकिल के समय में जब स्टार्ट होता है, उस समय में जो है सो फीवर आ जाता है। तो ये हुई फीवर की आने, अच्छी फीवर और बुरे फीवर के बारे में अंतर। अब मित्रों, मैं बताता हूँ फीवर का एब्रिविएशन के आधार पर जैसा नाम वैसा गुण। एक बहुत पुरानी कहावत है कि आदमी का जैसा नाम होता है, उसके नाम के अक्षर को अगर एब्रिविएट कर लो, उस आदमी की क्या क्वालिटी वो पता चल जाती है। तो मित्रों, यहाँ पर मैं आपको फीवर का क्वालिटी के बारे में बता रहा हूँ। F फॉर फैसिस हाइपोटिका, डैट मीन्स मुरझाया हुआ चेहरा। E फॉर इक्टोमा, डैट मीन्स की कमजोरी। V फॉर वेरिनिमस, यानी कि संक्रमण के द्वारा होने वाली बीमारियाँ। E फॉर इंसेफेलिया, यानी कि सरदर्द। और R फॉर रेस्टलेसनेस, यानी कि व्याकुलता। अब मैं बताता हूँ आपको फैसिस हाइपोटिका कब होता है, यानी कि मुरझाया हुआ चेहरा इंसान का फीवर में कब होने लगता है। जब बॉडी से एमिनो प्रोटीन बहुत तेज़ी से डिस्ट्रॉय होने लगता है, यानी कि
इम्यूनोग्लोबुलिन जब इन्फेक्टेड होता है किसी भी माध्यम से, तब मेटाबॉलिक सिस्टम इतना ज़्यादा डिजॉर्डर हो जाता है कि साइनेप्टिक ट्रांसमिशन भी पूर्ण रूप से चौपट हो जाता है, इलेक्ट्रोलाइट्स की स्थिति विकृत होने लगती है। नतीजा कि शरीर का जो चेहरा, हमारे जो चेहरे की जो कांति है वो रिड्यूस हो जाती है। डैट मीन्स कि इसको मुरझाया हुआ चेहरा कहते हैं। इसके बाद में ई फॉर इक्टोमर्फ। इक्टोमर्फ का मतलब होता है कमजोरी, यानी कि जब मेटाबॉलिक सिस्टम डिजॉर्डर हुआ, इलेक्ट्रोलाइट डिजॉर्डर हुआ, तो कमजोरी तो आनी ही आनी है। अब वेरिनिमस। अब वेरिनिमस का मतलब संक्रमण, यानी कि संक्रमण के मामले में अगर देखा है तो जितने भी प्रकार के जो संक्रामित फीवर है, यानी फ्लू या इन्फ्लुएंजा कह लीजिए, फाइलेरिया कह लीजिए, मलेरिया, टाइफाइड, हे फीवर, हाइपरपायरेक्सियल फीवर, पर्नीशियस फीवर, एनीमिया में होने वाला, तो ये सारी जो अवस्थाएं हैं, कभी कभी ट्यूबरकुलोसिस के कारण भी जो ऐसा फीवर होते हैं, तो ये सारी जो अवस्थाएं हैं इसमें हर फीवर के अलग अलग बैक्टीरिया, अलग अलग वायरस हैं। तो उनका जब हम इन पैथोलॉजिकल जब स्टडी करते हैं तो उसमें जो हमें उसके बारे में पता चलता है, तब उस आधार पर उनका ट्रीटमेंट करते हैं। तो ये हुआ वेरिनिमस। अब आते हैं इक्टोमर्फ। जब कमजोरी होती है तो एक्सटर्नल टेम्परेचर के कारण जब हमारे शरीर पे प्रभाव पड़ता है और आसपास का जो सोशल इन्वायरमेंट होता है उसका जो प्रभाव पड़ता है, इसके कारण हमें सिर दर्द होने लगती है। समटाइम्स इसमें अगर हाइपरपायरेक्सियल फीवर में या किसी भी फीवर में अगर ब्लड प्रेशर भी अगर ऑफ ऑन होने लगा तो उसके कारण भी सर दर्द होना स्वाभाविक है। तो ये चीज़ें होती हैं। अब आर फॉर एस, अगर टेम्परेचर हाई है तो व्याकुलता तो आएगी। तो मित्रों, ये था फीवर के बारे में। अब हम लोग कॉमनली पढ़ते हैं कि ये दो प्रकार के होते हैं, इंटरमिटेंट और रिमिटेंट, यानी कि एक ऐसा ज्वर जिसमें बुखार कुछ देर के लिए आता है और फिर चला जाता है, जिसको अविराम ज्वर कहते हैं, और इंटरमिटेंट फीवर कहते हैं। और एक वो फीवर जिसमें बुखार आता है तो वो कंटिन्यूटी अपना बरकरार रखता है। मित्रों, अगर जब हमें बुखार की चिकित्सा करनी है तो इसमें एक चीज़ का ध्यान हमें खास रूप से रखना पड़ता है, और वो है फीवर का चार्ट बनाना। यानी कि हर 2 घंटे पे अगर फीवर का बॉडी का टेम्परेचर लेकर के किस समय में कितना फ़ारेनहाइट बुखार रह रहा है, अगर आप इसकी जानकारी लेंगे तो बुखार के चाल के हिसाब से आपको उसके ट्रीटमेंट करने में सुविधा होगी। अब आते हैं इलेक्ट्रोहोम्योपैथी से ट्रीटमेंट कैसे। ऐसे तो मैं हर फीवर का अलग अलग ट्रीटमेंट बताऊंगा, लेकिन जो कॉमन रूप से जो फ्लू से लेके आपको हर प्रकार के फीवर में जो आपको ट्रीटमेंट करने में सुविधा देगी वो है, सबसे पहले इसमें आप एक चीज़ जान लीजिए कि जब संक्रमण होता है तो आपके इम्यूनोग्लोबुलिन से जब स्टार्ट होता है ये संक्रमण, तो नर्वस सिस्टम से सेप्टिक ट्रांसमिशन के द्वारा डिस्टर्ब होते हुए आपके लीवर को ये सबसे पहले डैमेज करता है। अब लीवर डैमेज होता है तो लीवर का काम क्या है? सेक्रेशन ऑफ बाइल, सेचुरेशन ऑफ फैट, सेक्रेशन ऑफ बाइल एंड प्रोडक्शन ऑफ हीट। अब यहाँ पर क्या होता है कि बाइल का सेक्रेशन तो हो रहा है, सेचुरेशन ऑफ प्रोटीन भी हो रहा है, लेकिन जब ज़्यादा मात्रा में बॉडी से चारों ओर से जो है सो प्रोटीन को इकट्ठा करके जब एक ही जगह वो ह्रास करना शुरू कर देगा तो मेटाबॉलिक सिस्टम डिसऑर्डर होगा। तो यहाँ पर एस्टेन जो है सो आपके लिए सबसे कंपलसरी औषधि हो जाती है। अब इलेक्ट्रिसिटी में बॉडी के जो एस्पाज्म, जो बॉडी एक होता है, उसको कंट्रोल करने के लिए वाइट इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता पड़ती है, जो WE के नाम से। अब बॉडी को स्ट्रेंथ देने के लिए, जो टिश्यूज जो आपके डिस्ट्रॉय हुए उनको रिपेयर करने के लिए G की आवश्यकता पड़ती है। तो WE, G और एस्टेन ये आपको पॉजिटिव में ज़रूरत पड़ती है। अब ग्रंथियों में जो संक्रमण आके जो फंसते हैं उसके लिए C1, बॉडी टेम्परेचर को रिड्यूस करने के लिए F1,
ब्लड सर्कुलेटरी के लिए A3, वर्म्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए VERMAN और वेनरल इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए VENMAN और रेस्पिरेटरी सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए P1। अब मित्रों इसका 30 डाइल्यूशन 10th डाइल्यूशन इनमें से किसी का भी हम प्रयोग करते हैं। अगर ये मेरी बात आपको अच्छी लगती है मित्रों, तब यहाँ पर आपको 1 लाइक तो मेरे लिए जरूर होता है। तो मित्रों सब चाहिए नहीं, 1 लाइक का बटन अवश्य दबा दीजिए। हाँ तो मित्रों मैं अब आगे बढ़ता हूँ। ये आपको मैंने मिक्सचर किया एक बताया, अब इसको आप 2-2 घंटे पर यूज़ कर सकते हैं। अगर ये आप बनाने में सक्षम नहीं है तो मेरे पास में पायरो मिक्स करके एक दवा मेरी कंपाउंड मेडिसिन है, इसको भी आप प्रयोग में ले सकते हैं, जो कि इसी की बनी हुई है। अब आगे बताता हूँ। इसके साथ अल्टरनेट करके आप P8 का भी प्रयोग कर सकते हैं और साथ में आप WE-F2C5 का एब्डोमिनल चीफ हाइपोकॉन्ड्रिया पर, फॉरहेड पर, ऑक्सीपिटल नर्व्स पे, सेंट्रीपिटल नर्व्स पे, स्पाइनल कॉर्ड पर अगर आप इसका पेंट करेंगे इससे भी आपको लाभ होगा। साथ में आप एक कॉटन में जो है सो WE का कॉम्प्रेस लेकर के आप अगर नेवल पे लगा देते हैं तो डिजेनरेशन DNA का जो डिजॉर्डर होता है, जेनेटिक डिजॉर्डर जो होता है, उसमें भी आपको काफ़ी सफलता मिलेगी। तो मित्रों ये फीवर का था, आज के लिए बस इतना ही। अगली बार मैं आपको फीवर में जो और भी कई गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल फीवर है या और भी जो कई तरह के फीवर्स हैं उस पर भी मैं आपको सेपरेट अपने वीडियो में बताऊंगा। और जो मेरी जो अगली वीडियो जो आ रही है मेटेरिया मेडिका पर, उसमें मैं आपको S1 के विषय में बताऊंगा। और मित्रों अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है, ज्ञानवर्धक लगता है, तो आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब अवश्य करिए और बेल का आइकॉन भी दबा दीजिए और लाइक बटन को जो है सो बिल्कुल नहीं भूलिए, लाइक बटन को भी दबाइए। तो मित्रों आज के लिए बस इतना ही। अपने घर पे सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय